वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AR एडवर्ड्स। आप सभी का स्वागत है AR एडवर्ड्स पर। तो आज हम यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है महाजनपद काल। ठीक है, ये प्राचीन भारत का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिएगा हिस्ट्री का, उसमें वैदिक काल और जैन धर्म पढ़ाया गया है, बौद्ध धर्म पढ़ाया गया है। जो लोग नहीं देखें प्लीज़ उसको देखिए और चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो एग्ज़ाम के लिए आपके हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं महाजनपद काल। आखिर में इसका विस्तार हुआ कैसे, महाजनपद बना कैसे, ये चीज़ सबसे पहले जाननी जरूरी है। तो उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि कैसे लोहे की खोज हुई। ठीक है, लोहे की खोज होती है। अब उसका आर्थिक प्रगति को क्या अंजाम हो दिया, लोहे की खोज की वजह से क्या अंजाम मिला। ठीक है, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि पहले कबीला हुआ करता था, छोटा सा कबीला हुआ करता था। ठीक है, अब कबीला ग्राम में बदला, ग्राम जन में, जन जनपद में, और फिर महाजनपद का जो होता है विस्तार यहाँ पे होता है। अब महाजनपद का विस्तार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का जन्म होता है। तो कैसे होता है ये चीज़ देखिए। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थिति बन गई। ठीक है, तो इस लोहे के व्यापक प्रयोग की वजह से जो राज्यों के निर्माण के लिए जो है उपयुक्त परिस्थिति बन गई, अच्छा खासा उनका निर्माण होने लगा। क्योंकि लोहे के यूज से हम लोग वार में भी यूज कर सकते हैं, योद्धा वर्ग का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, कृषि में यूज कर सकते हैं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन में और भी ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति बन गई कि जनपद राज्यों का निर्माण होने लगा। ठीक है, खेती के नए औजार उपकरणों के लिए, किसान अपनी आवश्यकता के लिए अधिक अनाज पैदा करने के लिए, राजा अपने सैनिक प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इसके अतिरिक्त अनाज के एकत्रित करवा सकता था। ठीक है, तो लोहे का इस्तेमाल कई ज़्यादा बढ़ गया। अब जब लोहे का इस्तेमाल बढ़ेगा तो इकोनॉमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और जब आर्थिक स्थिति सुधरती है तो सोशल लाइफ भी चेंज होता है। ठीक है, अब जब सोशल लाइफ चेंज होगा तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इफेक्ट भी पड़ना ही है, राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। अब उस राजनीतिक प्रभाव का असर ये पड़ा कि महाजनपद का निर्माण होता है। क्योंकि पहले तो छोटा सा कबीला रहता है, फिर कबीला ग्राम में, फिर जन में, फिर जनपद में, फिर महाजनपद में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं महाजनपद काल। ठीक है, अब जो महाजनपद काल के बारे में हमें पता चलता है वो दो ग्रंथों से पता चलता है। एक बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से पता चलता है और दूसरा जैन धर्म के भगवती सूत्र से पता चलता है। ठीक है, अब कितने महाजनपद हुए थे, तो कुल 16 महाजनपद की जानकारी हमें मिलती है। अब वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे आइए उसे देखते हैं। ठीक है, अब वर्तमान में इन 16 महाजनपद की स्थिति क्या क्या है, ये चीज अगर आप लोग इसे देख लेंगे तो आसानी होगी याद करने में। ठीक है, तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थिति है, 3 महाजनपद की स्थिति बिहार में है। ठीक है, राजस्थान में 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद और दक्षिण भारत में 1 महाजनपद देखने को मिलता है, और भारत के बाहर 2 महाजनपद देखने को मिलता है। ठीक है, तो वर्तमान में ये 16 महाजनपदों की स्थिति है। चलिए आगे देखते हैं इन 16 महाजनपद की राजधानी क्या थी, अब प्रेजेंट टाइम में उनका लोकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग जो महाजनपद देखेंगे वो मगध देखेंगे। अब मगध जो था सबसे सर्वशक्तिमान या फिर शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, अब जब हम आगे पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, तो उसमें देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे होता है, क्यों ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या हुई, गिरिब्रज या फिर राजगृह। अब प्रेजेंट टाइम में इसकी स्थिति क्या है, तो प्रेजेंट टाइम में इसकी स्थिति यहाँ पे ये कर लीजिएगा आप लोग, पटना या गया बिहार। ठीक है, और इसको सेकंड पोजीशन पे कर लीजिएगा, भागलपुर मुंगेर बिहार। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में जो मगध की स्थिति है वो है पटना गया बिहार के एरिया में पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो है महाजनपद कौन सा है, अंग। अब इसकी राजधानी क्या बनी, चंपा बनी। इसका क्षेत्र इस टाइम पे क्या है, तो भागलपुर मुंगेर का इलाका जो है अंग और चंपा का क्षेत्र है। ये ऊपर की तरफ कर लीजिएगा, इसको ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा, उल्टा हो गया है ये। ठीक है, तीसरा पॉइंट वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली। अब प्रेजेंट टाइम में वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्र में यानी कि बिहार के ही इलाके में है। ठीक है, अब ये जो वज्जी था ना ये 8 जनपदों का संघ था। ठीक है, अब इसका प्रमुख जनपद क्या था, लिच्छवी था। ठीक है, अब ऐतिहासिक प्रमाणों से ये पता चलता है कि लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक स्थापित किया गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 तरीके से शासन किया जाता है, एक राजतंत्र होता है, एक गणतंत्र। तो राजतंत्र जो होता है, राजतंत्र यानी कि राजा के द्वारा जो चलाया जाता है, राजा का शासन, और एक होता है गणतंत्र यानी कि गणों का शासक जो समूह में चलता है। ठीक, जो लोगों के द्वारा बनाया गया हुआ शासन रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गणतंत्र, रिपब्लिक। तो सबसे पहला अगर देखा जाए रिपब्लिक शासन कोई था तो वो वज्जी महाजनपद में रिपब्लिक शासन था। और वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली, और ये 8 जनपदों का संघ हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, काशी। अब ये तो आप लोगों को याद ही हो जाएगा, काशी वाराणसी राजधानी है इसकी। अब वाराणसी के आसपास का क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया। उसके बाद से वत्स हो गया, कौशाम्बी प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। ठीक, फिर कौशल हो गया, श्रावस्ती अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। अब ये तीनों जो है आपके उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, और नीचे भी जो है ये सब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। ठीक, मल्ल जो हो गया, कुशीनगर, पांचाल। ठीक है, इसका उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल कांपितल्य। ठीक है, बरेली, बदायूं और फरुखाबाद उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है। फिर आता है चेदी, शक्तिमती इसकी राजधानी है। ठीक है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे जो इलाके हैं आपके, ये सारे जो महाजनपद हैं इनकी राजधानी है। अब प्रेजेंट टाइम में किस इलाके में पड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6। तो 6 महाजनपद प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के इलाके में देखने को मिलते हैं। आगे देखिए महाजनपद कुरु।
कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी होगी इसकी। अभी इसका इस टाइम पे लोकेशन क्या है, मेरठ हरियाणा और हरियाणा दिल्ली के आसपास का। उसके बाद से सूरसेन मथुरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश अवंती, उत्तर अवंती, दक्षिण अवंती, महिष्मती, ठीक है। उत्तर अवंती उज्जैन इसकी राजधानी बनी, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का, ठीक। फिर आगे क्या होता है, मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, अलवर राजस्थान में है ये, ठीक है। फिर अस्मक आता है, ये गोदावरी नदी के क्षेत्र का इलाका है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था, तो वो अस्मक था। इसकी राजधानी क्या थी, पोतन या फिर पोटली। आगे बढ़ते हैं, गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट जनपद है, एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, ठीक है। अब इसका आधुनिक स्थल क्या है, रावलपिंडी, पेशावर, जो कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान के इलाके में, ठीक है। अब ये भारत के बाहर का इलाका है, यहाँ पे पाकिस्तान कर लीजिएगा, कट गया है, ठीक। कंबोज, हाटक, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में, ये भी भारत के बाहर का इलाका है। देखिए यहाँ पे ये महाजनपद और उनके राजधानी क्षेत्र एक साथ दिए गए हैं 16, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे ये देखना है मगध का उत्कर्ष, ठीक है, कि मगध के उत्कर्ष के बारे में देखना है। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल में कैसे राजनीतिक परिवर्तन आते हैं, ठीक है, आर्थिक परिवर्तन आते हैं, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं और 16 महाजनपदों के बारे में अभी आपको बताएं, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि 16 महाजनपद में संघर्ष का दौर चल रहा था। इस समय 16 महाजनपदों में संघर्ष का दौर चल रहा था, ठीक है। हर कोई आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाह रहा था, यानी कि हर कोई चाहता था कि हम आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ठीक है, सामाजिक रूप से आगे बढ़ सके, सबसे आगे हो सके। तो यहाँ पे संघर्ष चल रहा था, ठीक है। और सभी यही चाहते थे कि उनका महाजनपद क्या हो, आगे बढ़े, ठीक है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो मगध था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद बन गया, ठीक है। अब वो कैसे बना, क्या क्या कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना, तो उसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। विस्तृत उपजाऊ मैदान, प्राकृतिक सुरक्षा, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि विस्तृत उपजाऊ मैदान। अब इस इलाके में ये चीज़ देखना कि इधर जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जा रही थी, ठीक है। अब वो कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है, और इधर जो मगध बसा हुआ था वो नदियों का जाल उसके चारों तरफ था, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित इलाका था। अब जब ये सुरक्षित इलाका रहेगा तो लोग रहना भी पसंद करेंगे। अब पहले के टाइम पे कृषि एकमात्र ऐसा जरिया था जिसकी वजह से लोगों का जीवन आसानी से गुजरता था, ठीक है। तो यहाँ पे विस्तृत उपजाऊ भूमि जब रहेगी तो कृषि करना आसान रहेगा, उनका जो जीवन रहेगा वो आसानी से गुजर जाएगा। इस वजह से यहाँ पे लोग रहना पसंद करते थे। अब प्राकृतिक सुरक्षा यहाँ पे थी, क्योंकि हर तरफ जल है तो जीवन है, ठीक है। यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं थी, हर तरफ नदियों का जाल था, नहरें थी, तो कोई समस्या ऐसा होता नहीं था। खनिज संसाधनों की उपलब्धता, ठीक है। आपको पता है कि लोहे का भी खनन हुआ था, जिसकी वजह से टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, तो खनिज संसाधन भी इधर मिलते थे, व्यापार में भी वृद्धि होती थी। अब वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता, ठीक है। अब इधर क्षेत्रों में ये चीज देखने को मिला था, वन क्षेत्र, ठीक है, वन बहुत ज्यादा थे, और यहाँ से क्या हुआ था कि जंगल से हाथी को पकड़ करके ये लोग लेके आए थे, और उसके बाद से उसे मगध सेना का अंग बनाया गया था, ठीक है, यानी कि उसका इस्तेमाल वो लोग वार में करते थे, ठीक। आगे देखेंगे कृषि में लोहे का उपयोग, ठीक है। अब जैसे कि धान की रोपाई के लिए जो पद्धति का विकास हुआ था, इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप की गई थी जिसमें कृषि में लोहे का उपयोग भी किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये लोग इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहे थे, ठीक है, सोशल लाइफ इनकी अच्छी हो रही थी, और साथ ही साथ में इनकी पॉलिटिकल जो लाइफ थी वो भी स्ट्रांग होती जा रही थी, जिसकी वजह से मगध जो था इन 16 महाजनपदों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जनपद ये बना था, ठीक है। आगे देखते हैं मगध का उत्कर्ष, ठीक है। अब ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंशों ने? 7। तो ये क्रम है, इसे याद रखिएगा। सबसे पहला वंश जो था हर्यक था, दूसरा शिशुनाग था, तीसरा नंद, फिर मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन वंश, ठीक है। तो अब एक एक करके वंश के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है हर्यक वंश, ठीक है। अब हर्यक वंश का समय क्या था? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासन था, ठीक। अब इसमें कितने राजा हुए थे? बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, ये इनके शासनकाल के राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो हर्यक वंश यहाँ से, तो सबसे पहला जो शासक था वो कौन था? बिंबसार था, ठीक। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार था। देखिए हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार था, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार तो चंद्रगुप्त का बेटा था, ये बिंबसार है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया ऊपर, उसे लिख लीजिएगा आप लोग, कि जो मगध है उसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, ठीक है। लेकिन अगर मगध के उत्कर्ष में पूछे कि सबसे पहला शासक कौन बना था, ठीक है, तो वो बिंबसार बना था। कौन से वंश का था? वो हर्यक वंश का था, ठीक है। अब इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, ठीक है, जिसने इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में इसने अपनी राजधानी बदल करके क्या कर दिया? राजगृह कर दिया था, ठीक है। बिंबसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में क्षेत्र को अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। अब ये 3 विवाह किया था बिंबसार, 3 विवाह किया था। अब उसमें क्या था कि ये जो दहेज के रूप में क्षेत्र पाता था उससे अपना टेरिटरी को क्या एक्सपेंड करता था, ठीक है। टेरिटरी एक्सपेंशन का काम अपने दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्रों से किया था। तो इन्होंने 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह कोसल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन यानी कि महाकोसला देवी से किया था। तो इनकी पहली पत्नी का नाम है महाकोसला देवी। इस विवाह से उन्होंने दहेज में कौन सा प्रांत पाया था? तो काशी प्रांत पाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग प्लीज नोट करते रहिएगा। अब दूसरा विवाह इन्होंने किससे किया था? चेलना से, ठीक है।
चेलना से किया था, ये वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी, ठीक है, चेटक की बहन, ठीक है। और इन्होंने तीसरा विवाह किससे किया था, तो उन्होंने छेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया था तीसरा विवाह, ठीक। अब इस विवाह में जितना भी दहेज में इन्होंने क्षेत्र पाया था उससे अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, ठीक। बिंबिसार ने अपने शासन काल में अंग राज्य को जीता, ठीक है, एक महाजनपद था अंग, दूसरा आप लोगों को अभी ऊपर बताया, ठीक है। तो इन्होंने अपने शासन काल में क्या किया, अंग राज्य को जीत लिया और इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने वहां का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। तो बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ, तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु हुए थे, अजातशत्रु, ठीक है। इन्होंने इसको कहाँ का सेनापति बना दिया था, तो अंग राज्य जीता, ठीक है, और वहां पे इन्होंने इनको सेनापति नियुक्त कर दिया था। अब इसके समय में अवंती के, अब देखिए बिंबिसार के समय में एक राज्यवैद्य इनके थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि राज्यवैद्य कौन था बिंबिसार हर्यक वंश का, तो जीवक थे, ठीक है। अब अवंती के राजा जो थे प्रद्योत पांडु रोग से ग्रस्त हो गए थे, ठीक है, जो राजा थे प्रद्योत वो पांडु रोग से ग्रस्त हो गए थे। तो बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा और उनका इलाज वहां पे कराया, जिससे वो स्वस्थ हो गए। और जीवक ने ही गौतम बुद्ध का भी इलाज किया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध का भी इलाज किसने किया था, जीवक ने किया था। उसके अलावा किसका किया था, तो प्रद्योत का किया था। प्रद्योत कौन थे, ये अवंती के राजा थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अजातशत्रु, ठीक है, 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या करके उनके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया, ठीक है। तो आपको बता दें कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो राजा बनते थे वो मैक्सिमम अपने पिता को मार करके अपने आप को गद्दी पे स्थापित करते थे, जैसे कि बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु ने बैठा, इस वजह से इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और अजातशत्रु को भी पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे इनका एक और नाम है कुड़िक, जिसे भी कहते हैं, ठीक है, कुड़िक। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, अजातशत्रु के शासन काल में। आप लोग जब वैदिक एरा पढ़ेंगे तो उसमें बौद्ध काल पढ़ाया गया है, बौद्ध धर्म पढ़ाया गया है, तो बौद्ध धर्म में बहुत अच्छे से बताया गया है, आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक। अब अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने दो नए हथियार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक का प्रयोग किया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि अजातशत्रु ने वैशाली पर जब आक्रमण किया था तो मगध में मिलाया, उस युद्ध में उसने कौन से दो नए हथियारों का प्रयोग किया है, ठीक है, तो रथमूसल का प्रयोग किया था और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। आगे देखिए, तीसरे राजा कौन हुए थे, उदयन। इसने भी अपने पिता की हत्या कर ली थी, इसे भी पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उदयन किसके पुत्र हुए थे, अजातशत्रु के, ठीक। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या रखा गया था, पाटलिपुत्र। और राजधानी क्या थी, अभी तक राजगृह थी, तो राजधानी राजगृह से बदलकर क्या कर दिया गया, पाटलिपुत्र को कर दिया गया, ठीक है। किसके समय में, उदयन के समय में। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह अयोग्य शासक था, ठीक है। अभी तक जो शासक थे ये शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन किया, ठीक है, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक तौर पर विकास किया, लेकिन जो अंतिम शासक था ये नागदशक मगध का शासक कि अयोग्य शासक था, बहुत ही वीक थे, ठीक है। इस वजह से इनकी हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा की जाती है, इनके सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी। और एक नए वंश की स्थापना होती है, कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की यहाँ से स्थापना होती है, ठीक। तो अब इसको आई थिंक याद करने की जरूरत, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, शिशुनाग ने की। कब से कब तक इनका शासन का समय था, 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक था, ठीक। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बना लिया, ठीक है। किसको बनाया, वैशाली। अभी तक देखिए कितनी बार राजधानी चेंज हो चुकी है, ये चीज़ ध्यान। तो मगध की सबसे पहली राजधानी क्या बनी थी, राजगृह बनी थी, ठीक है, राजगृह बनी। उसके बाद से उदयन ने उसको बदल के क्या कर दिया था, पाटलिपुत्र कर दिया, ठीक है। अब फिर शिशुनाग ने क्या कर दिया था, वैशाली कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो फिर कालाशोक आता है, उसने भी राजधानी बदल के क्या कर देगा, वो पाटलिपुत्र को फिर से कर देगा। तो ये क्रम याद रखिएगा आप लोग, ठीक। देखिए इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था, इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, शिशुनाग ने वैशाली को बनाया, और कालाशोक ने फिर किसे बना दिया, पाटलिपुत्र में। और दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, ये पाटलिपुत्र में ही करी गई थी, और किसके समय पे, कालाशोक के समय पे। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या किसने की थी, महापदम नंद ने की थी। और फिर यहीं से कौन से वंश का शुरुआत होता है, नंद वंश का शुरुआत होता है। तो शिशुनाग वंश वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछता है तो वो सब इसी में कवर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना किसने की है, महापदम नंद ने की है। इनके शासन का समय क्या था, 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक जो था महापदम नंद था। अब पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासक शूद्र था, ठीक है। ये जाति के कौन से वंश के थे, तो ये शूद्र थे जाति के, ठीक है। महापदम नंद इस वंश का सबसे महान शासक था, ठीक, जिसने एक
क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया था। ठीक, महापद्म को सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण की तथा क्षत्रियों का नाश करने वाला भी इसे कहा गया। और इसे ही क्या कहा जाता है, परशुराम का दूसरा रूप भी माना जाता है। किसे, महापद्म नंद को। ठीक है, परशुराम का दूसरा अवतार भी माना जाता है। ठीक, और जब इन्होंने कलिंग पर जीत हासिल की, ठीक है, महापद्म नंद ने, तो एक उपाधि धारण की। कौन सी, एकराट की उपाधि धारण की। तो एकराट की उपाधि किसे मिली है, महापद्म नंद को मिली है। नंद वंश का संस्थापक कौन हुआ, महापद्म नंद हुआ। ठीक है, ये सर्वक्षत्रांतक की उपाधि ली क्योंकि क्षत्रियों का नाश इन्होंने कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, धनानंद। ठीक है, नंद वंश का ये अंतिम संस्थापक था। ठीक है, धनानंद। अब ये बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक था। अब इन्हीं के शासन के समय में कौन थे, कौटिल्य थे। ठीक है, अब ये कौटिल्य का भरे समाज में अपमान कर देते हैं, जिसकी वजह से कौटिल्य छोड़ के चले जाते हैं इनके शासन को और चंद्रगुप्त की सहायता से आक्रमण करवाते हैं और मौर्य वंश की स्थापना होती है फिर यहाँ पर। ठीक है, अब यह शासक सिकंदर के समकालीन थे, तो इसी समय पे सिकंदर का भी शासनकाल चल रहा था। ठीक है, जो 326 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाए कि सिकंदर ने भारत के कौन से तरफ से आक्रमण किया, तो पश्चिमोत्तर तरफ से इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। कहाँ के शासक थे, मैसेडोनिया के शासक थे। और धनानंद किसका समकालीन था, सिकंदर का समकालीन था। इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया था। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग देख ही चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो अभी तक पूछा गया है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, तो अभी आपको पढ़ा है, उदयन ने की। ठीक है, हर्यक वंश के किस शासक ने कुलीन कहा जाता है, तो अजातशत्रु को कहा जाता है। और इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है, पितृहंता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन बना, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, और ये एकराट की उपाधि भी धारण किए थे। ठीक है, दूसरा परशुराम का अवतार भी इन्हीं को कहा जाता है। आगे देखिए, महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना किसने की थी, तो महाकाव्यों के अनुसार महाभारत से ये पता चलता है बृहदत्त ने मगध की स्थापना की थी। ठीक है, अब हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबसार था। ठीक है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई थी, तो उदयन ने बनाई थी पाटलिपुत्र को। आगे देखते हैं, वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी, तो किसने किया था, बिंबिसार ने किया था। इसने कितना शादी किया था, 3 विवाह किया था, और जितना भी क्षेत्र इसे दहेज में मिलता था उसे अपने साम्राज्य में मिलाते हुए चला जाता था और अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करता था। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है। भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कहाँ का शासक था, तो मैसेडोनिया का शासक था। अब ये किसके समकालीन थे, बताइए, धनानंद के। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 2018 का। बिंबसार बताइए कौन से शासन से है, तो दूसरा कालाशोक, तीसरा महापद्म नंद। ठीक है, तो ए का ए ही होगा, बी का बी होगा, सी का सी, यानी कि तीनों एक दूसरे से सुमेलित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था, यह किस महाजनपद की राजधानी है, बताइए, मत्स्य की राजधानी है। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। अब आगे का जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि अब यहाँ से मौर्य काल शुरू होगा। ठीक है, तो इसको सेकंड पार्ट में बताया जाएगा। और लेक्चर को पूरा देखा कीजिए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।